हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के दो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स को। और वो दो अमेजिंग टॉपिक्स हैं डायलिसिस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्रीवियस सेशंस से हम एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करते आ रहे हैं और अब तक हमने ये समझ लिया है कि भाई हमारे अंदर मतलब कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, राइट। तो अब बारी आती है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और ये समझने की कि प्लांट्स में कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो ये तो आज हम समझेंगे और उसके साथ साथ एक छोटू सा टॉपिक और रह गया है डायलिसिस का। बेटा आज के इस लेक्चर में हम ये भी कवर करेंगे। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे डायलिसिस को और फिर हम बात करेंगे प्लांट्स की कि उनमें कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस। ओके, चलो फिर आ जाओ। आज के लेक्चर की कहानी हम स्टार्ट करते हैं और कहानी स्टार्ट होती है डायलिसिस के साथ। अब देखो बेटा, ऐसा है कि जैसा कि तुमको भी पता और मैंने भी अभी बताया कि प्रीवियस सेशन से हम ये समझने की कोशिश करते आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस। और कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन की प्रोसेस को पढ़ते पढ़ते हमें ये रियलाइज़ हो गया है कि भाई हमारे अंदर जो दो किडनीज होती हैं, भाई हर इंसान के पास दो किडनीज होती हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो दो किडनीज होती हैं वो कितना मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में, है कि नहीं। भाई मैंने आपको किडनीज के दो फंक्शंस बताए, दो मेजर फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। एक फंक्शन क्या होता है कि ब्लड में होता है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बेटा ये जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना ब्लड के लिए अच्छा, ना हमारे बॉडी के सेल्स के लिए अच्छा, ना लिवर के लिए अच्छा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ब्लड में से उस मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम किसका होता है? किडनीज का होता है। भाई ब्लड को जैसे ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या आ गया है, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुका है, तो ब्लड जो है टेंशन में आ जाता है कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो इतना टॉक्सिक वेस्ट आ गया, मैं क्या करूँ। तुम्हारी दोनों किडनीज बोलती हैं कि अरे भैया रिलैक्स करो ब्लड, बेटा तुम चिंता मत करो, हम जो है तुम्हारे अंदर का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देंगे, मतलब कि तुमको हम फिल्टर कर देंगे, तुमको हम प्योरीफाई कर देंगे। कैसे? तो दोनों किडनीज बोलती हैं कि भाई हमारे पास तो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो बेटा एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो किडनीज बोलती हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर का सारा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हम निकाल देंगे, मतलब तुमको हम कर देंगे फिल्टर। यानी कि ब्लड के फिल्ट्रेशन या ब्लड के प्योरिफिकेशन का काम किसका होता है? दोनों किडनीज का होता है। ये तो हो गया एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है? ना सिर्फ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज से बाहर निकालना, बल्कि उसको बॉडी से ही दफा कर देने का काम किसका होता है बेटा? किडनीज का ही होता है। ब्लड में से तो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर कर दिया किडनीज ने, अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट है कहाँ बेटा? ब्लड से तो बाहर आ चुका है, लेकिन आया कहाँ? अरे किडनीज के अंदर। तो तुमको क्या लगता है किडनीज के अंदर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट आया है उसको किडनीज अपने पास रखेंगे क्या कि अरे वाह देखो हमारे पास तो कचरा आ गया, भले ही ये कचरा कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, हम इसको अपने पास ही रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, लॉक करके। ऐसा होगा क्या? नहीं। मैंने क्या बोला? नाइट्रोजनस वेस्ट किसी के लिए भी अच्छा नहीं। तो किडनीज बोलती हैं कि यार ब्लड से तो निकाल दिया इसको बाहर, अब इसको बॉडी से भी बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? तो अब किडनीज बनाएंगी यूरिन। बेटा यूरिन क्या है? क्या है यूरिन? कुछ नहीं, पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट का मिक्सचर ही तो है। तो किडनीज बोलती हैं कि अरे भैया अब प्रॉपर प्लान जो है बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इस नाइट्रोजनस वेस्ट की जो बला है वो सर से उतरेगी। तो किडनीज क्या करती हैं? एक बार ब्लड को फिल्टर कर दिया, प्योरीफाई कर दिया, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाल दिया, अब उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज मिक्स करेंगी पानी के साथ, बन जाएगी क्या? यूरिन। और फिर जैसे ही दोनों किडनीज में यूरिन बनी, वो यूरिन कहाँ पहुंच जाएगी बेटा?
यूरेटर्स के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में। बनती कहाँ है यूरिन? किडनीज में। आ कहाँ जाएगी? ब्लैडर में। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो जो यूरिन है बेटा उसको अपन अपनी बॉडी के बाहर ही निकाल देंगे। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन या उसका प्योरिफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन, ये दोनों मेन फंक्शंस होते हैं हमारी दोनों किडनीज के। दोनों किडनीज बेटा मिल करके क्या करती हैं? इन दोनों फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करती हैं, अकम्प्लिश करती हैं जो उनका टारगेट रहता है। ठीक है, अब इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा, है ना? अब मान लो कल तुम्हारे सामने एक सपोज इंसान आया है और वो खड़ा हो गया है और तुमसे आकर के बोल रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ना बड़ी समस्या है। मान लो, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने कल कोई एक ऐसा इंसान आ गया है जो तुमसे बोल रहा है कि यार उसकी लाइफ में बहुत दिक्कत है। तो आपने उससे पूछ लिया कि बताओ भैया क्या दिक्कत है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्यों इतने परेशान हो? तो उसने बोला कि देखो हर इंसान के पास 2 किडनीज होती हैं। तो आपने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स 2 ही किडनीज होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो इंसान बोलता है कि यार अभी ना कुछ दिन तक, मतलब कुछ दिनों तक तो जो है ना मेरी दोनों किडनीज एकदम प्रॉपरली जो है काम कर रही थी, एकदम प्रॉपरली जो है ना फंक्शनिंग उनकी चल रही थी। पर अब कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि मेरी दोनों में से जो एक किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जो दूसरी है वो तो अच्छे से काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 2 में से जो एक किडनी है ना वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है। काम क्या नहीं कर पा रही बेटा? वो कर ही नहीं रही है काम। तो आपने उससे पूछा कि अरे भाई ऐसे कैसे? हर इंसान के पास 2 किडनीज होती है, दोनों किडनीज मिल करके क्या करते हैं? मकसद को अंजाम देते हैं, है ना? मतलब अपना टारगेट पूरा करते हैं। दोनों किडनीज मिल करके काम करती हैं। तो ऐसा कैसा कि तुम्हारी केवल एक किडनी कर रही है और एक किडनी नहीं कर रही है? क्या हो गया था? तो मान लो कि कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई बीमारी हो गई होगी, कोई इंजरी हो गई होगी, फॉर सम रीजन उस बंदे की दोनों किडनीज में से केवल एक काम कर रही है और एक नहीं कर रही है। तो तुमको क्या लगता है बेटा वो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं मैम ऐसे कैसे जिंदा रह पाएगा, है 2 किडनीज काम करती हैं, एक नहीं कर रही है, एक ही कर रही है, ऐसे कैसे? वो तो मर जाएगा। नहीं, मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा बेटा। क्यों? अरे 2 किडनीज होती है ना, एक काम नहीं कर रही है तो दूसरी तो कर रही है ना। दूसरी बोलेगी कि अरे बहन कोई बात नहीं, तुम नहीं काम कर पा रही हो, तुम फेल हो गई हो, तो कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी, अकेले करूंगी, लेकिन कर लूंगी किसी तरीके से, आई विल मैनेज। हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो काम दोनों किडनीज साथ में मिल करके कर रही थी, अब वो इतना सारा काम केवल एक किडनी करेगी तो नेचुरली उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। बट ये होगा कि वो जो इंसान है वो जिंदा रहेगा, वो मर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब क्योंकि उसकी दोनों में से केवल अब एक ही किडनी काम कर रही है, उसके ऊपर बहुत लोड है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि उसकी इकलौती किडनी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े और वो जो है काम करती रहे। ठीक है, काम करती रहे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कभी कभी नहीं, इसको आपको समझना होगा कि विद एजिंग हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बहुत बुज़ुर्ग हो, है ना, आपके दादा दादी नाना नानी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, है ना, या उनसे भी अगर कोई बड़े उम्र के बुज़ुर्ग हों आपके घर में, आपके आसपास, तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ नोटिस करी होगी कि उनको बैठे बिठाए कोई भी बीमारी हो जाती है। कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, कि ज़रा सा मौसम बदला हम ठीक रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन जो घर में हमारे जो बुज़ुर्ग होंगे वो बीमारी जो ना पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं तो सर्दी ज़ुकाम ही हो जाता है। उनका जो डाइजेशन है वो जो है कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि एजिंग एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसको आप रोक तो सकते नहीं हो। भाई उम्र तो बढ़नी है, तुम्हारी भी बढ़ रही, मेरी भी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। तो एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड विद एजिंग क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, मसल्स सब क्या होते हैं, धीरे 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 डिटोरिएट होने ही लग जाते हैं। तो हर आप बोल सकते हो कि बॉडी का जो भी सिस्टम होता है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है काम करने की। तो किडनीज भी बेटा देखो, जब से बच्चा पैदा होता है तब से जो है ना उसकी किडनीज काम कर रही होती हैं, लेकिन फिर उम्र बढ़ती है तो बढ़ते 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 क्या होता है ना बेटा, मतलब उम्र के बढ़ने से क्या होता है कि किडनीज भी जो ना थक जाती हैं कि अरे भैया कब से जो है ना, अब मान लो कि कोई इंसान 70 साल का हो गया है,
तो किडनीज बोलेंगी उसी कि हम 70 साल से काम कर रहे हैं बिना रुके, हम क्या थकेंगे नहीं क्या? तो विद एजिंग आप ये समझ लो कि किडनीज के जो फंक्शंस होते हैं उनका जो लेवल है वो कई हद तक कम हो ही जाता है ना। उसके अलावा अगर इंजरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक किडनी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है और फिर पूरा लोड आ जाता है एक किडनी के ऊपर। तो ऐसा इंसान बेटा सर्वाइव कर लेगा, ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा। एक किडनी के साथ भी इंसान जीते हैं। और बस ये है कि हाँ, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं अपने खाने पीने में, है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड योगा एंड ऑल, ताकि एक किडनी के साथ वो इंसान जो है अपना जीवन जी सके। इसलिए कुछ कुछ जीवन में बदलाव लाने पड़ते हैं, बट हाँ वो मरेगा नहीं, ठीक है। अब तुम्हें इतना समझ में है। अब मान लो कल को तुम्हारे सामने एक और इंसान उठ करके आ जाए, भगवान न करे कि कभी तुम्हारे सामने ऐसा इंसान आए, बट इमेजिन करो, है ना, एग्जाम्पल के लिए मतलब बता रही हूँ मैं, कि मान लो कि तुम्हारे सामने एक और ऐसा इंसान उठ करके आया और उसने तुमसे बोला कि भाई मेरे जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारी भी किडनी फेल हो गई क्या? तो उसने बोला कि अरे तुम्हें कैसे पता चला? तो आपने बोला कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, हर इंसान के पास 2 किडनीज होती हैं, अगर एक फेल भी हो गई तो दूसरी है वो काम करती रहेगी, लेकिन हाँ तुम्हें अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, मेरी तो दोनों किडनीज फेल हैं। तो ऐसे इंसान को तुम क्या सजेस्ट करोगे जिसकी दोनों ही किडनीज फेल हो जाएं? तुम उसको बोलोगे कि अरे दद्दा तुम मेरे पास नहीं, तुम जाओ डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ही अब तुम्हारा इलाज कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें अब इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। और अगर दोनों किडनीज फेल हो जाएंगी बेटा, तो कौन करेगा ब्लड को फिल्टर? कौन ब्लड से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेगा? कौन बनाएगा यूरिन? कोई नहीं बना पाएगा। इसका मतलब क्या? वो ब्लड जिसमें कि टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा, वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो ऐसे तो बेटा ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे, है ना। मतलब ज़रूरी क्या है कि ब्लड से उस मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को अरे जल्दी निकाला जाए। लेकिन हुआ क्या, इंसान की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। तो जिसका काम था ब्लड को फिल्टर करने का, वो ऑर्गन ही क्या हो गए बेटा, फेल हो गए, काम नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? वो इंसान बेटा, उसकी जान खतरे में है। तो आप उसको बोलोगे कि भैया डॉक्टर के पास जाओ, वो इंसान जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको 2 रास्ते बताएगा, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। परमानेंट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक कोई कंपैटिबल डोनर होना चाहिए, एक दूसरा इंसान होना चाहिए बेटा, इंसान, है ना, उसकी किडनी निकाली जाएगी और वो बंदा जिसकी दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं उसको वो किडनी लगाई जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, है ना। ये अपने पास जो इंसान था उसकी तो दोनों किडनीज बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन जिंदा तो रखना है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? एक डोनर चूज करेंगे, कंपैटिबल होना चाहिए डोनर, ठीक है, और उसकी एक किडनी लेंगे और उस बंदे को लगा देंगे, सर्जरी करके ऑपरेट कर देंगे। इसको अपन बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो एटलीस्ट क्या होगा कि उस बंदे की तो दोनों किडनीज फेल हो गई थी, लेकिन अब उसको किसी दूसरे इंसान की एक किडनी मिली है, तो वो एक किडनी के साथ क्या करेगा? अपना जीवन व्यापन जो है करेगा। वो तुमने फेमस पॉप स्टार का नाम सुना है, सेलिना गोमेज? उनकी भी आई गेस एक किडनी फेल हो गई थी, तो उनको उनकी बेस्ट फ्रेंड ने किडनी जो है ना डोनेट करी थी। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो बेटा होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी एक किडनी या दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक परमानेंट इसका इलाज है, ट्रांसप्लांटेशन, कि तुम किडनी, दूसरे इंसान की किडनी जो है ले आओ, तो तुम्हारे बॉडी में हम फिट कर दें, ताकि वो वाली किडनी तुम्हारे बॉडी में काम करे और तुम जिंदा रह पाओ। अब बेटा ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, ये इतना होता नहीं है आसान। पहली बात तो ये कि कंपैटिबल डोनर मिलना ही मुश्किल होता है, डोनर मिलना ही मुश्किल होता है। अभी तुम अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बोलो कि हमको एक किडनी चाहिए तुम्हारी, वो तुमको देगा क्या? तुम्हें ब्लॉक कर देगा वो हमेशा के लिए। तो पहली बात तो ये कि डोनर मिलना ही मुश्किल होता है, ऊपर से वो डोनर फिर कंपैटिबल होना चाहिए, उसकी किडनी तुम्हारी बॉडी में एक्सेप्ट हो पाए। भाई हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा, कभी ज़रा तुम इस बात पर सोचना, जब तुम 11th-12th में, सपोज तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनने का, तो 11th-12th में जाकर के फिर तुम जो है बायोलॉजी लोगे, है ना, तो वहाँ पर जाकर के तुम सब चीज़ें पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए तुमको मैं बेसिक बताती हूँ कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा, वो तो इतना अलर्ट होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई छोटा सा बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई वायरस भी अगर आ जाता है, तो इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने भिड़ जाता है। एंटीबॉडीज़ फेंक फेंक के मारेंगे,
ठीक है, फेगोसाइटोसिस से उस पैथोजन को जो है किल करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर एक पैथोजन घुस गया तुम्हारी बॉडी में तो बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम जाकर के उससे भिड़ जाता है, उसको बॉडी में रहने नहीं देता। तो ज़रा सोचो, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान की किडनी लगाई जाए तो ज़रा सोचो उसका इम्यून सिस्टम कितना पगला जाएगा। कहाँ तो इम्यून सिस्टम बेटा एक पैथोजन को बॉडी में जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, एक फॉरेन बॉडी को वो बर्दाश्त नहीं करता, और कहाँ उसको एक पूरा का पूरा ऑर्गन किसी और का ला करके दिया जा रहा है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना बेटा, जिनकी बॉडी में किसी भी तरह का ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट, कुछ भी क्यों ना ट्रांसप्लांटेशन हो, लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। व्हाट आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स? ये वो कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। वरना होगा क्या कि एक इंसान ने बड़े मुश्किल से ट्रांसप्लांट करवाया, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, सर्जरी हुई है ना, लेकिन जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो उस न्यू ऑर्गन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसको तो वो फॉरेन बॉडी लग रही है। तो क्या करेगा इम्यून सिस्टम जा करके उस फॉरेन बॉडी को, ऑर्गन को अटैक कर देगा, है ना, खाने लग जाएगा। मतलब कि फिर ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए लंबे समय तक बेटा ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर चलते हैं। लंबे समय तक उनको ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम सोता रहे, सप्रेस हो जाए, सो जाए, ताकि वो इम्यून सिस्टम जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको फॉरेन बॉडी समझ करके डिस्ट्रॉय ना करते, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि इतना ईजी नहीं होता जितना सुनने में लगता है। तो ये तो एक परमानेंट ऑप्शन हो गया कि ट्रांसप्लांट करवा लो, लेकिन फिर वही है कि डोनर नहीं मिलता है, फिर कंपैटिबल ऑर्गन नहीं मिलता है जो तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में बेटा महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं कि हाँ कभी कोई अगर कंपैटिबल डोनर मिलेगा तो तुम्हारा जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन तब तक क्या, मान लो कि कंपैटिबल डोनर मिलने में 6 महीने का समय लग रहा है, तो 6 महीने वो इंसान क्या बिना किडनीज के रहेगा क्या? जिंदा बच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, डॉक्टर उसको एक टेम्परेरी सोल्यूशन बताते हैं और वो सोल्यूशन होता है डायलिसिस। डॉक्टर बोलते हैं कि वैसे तो इसका परमानेंट इलाज तुम्हारा ट्रांसप्लांट ही है, लेकिन जब तक तुम्हारा ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तुम डायलिसिस पर जियोगे। अब डायलिसिस में होता क्या है बेटा, डायलिसिस में इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी का। अब आप बोलोगे कि मैम नहीं पल्ले पड़ा, तो मेरी बात सुनो बेटा, जिस इंसान की दोनों किडनीज जवाब दे चुकी हैं उसको करवाना तो पड़ेगा ट्रांसप्लांट, लेकिन ट्रांसप्लांट एक लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जब तक कि ट्रांसप्लांट होगा तब तक पेशेंट को जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के लिए क्या करा जाता है, आर्टिफिशियली उस इंसान, उस पेशेंट के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके क्लीन करते हैं और फिर जो साफ सुथरा ब्लड है वापस से उसको उसकी बॉडी में डाल देते हैं। ये मत समझना कि मैम ब्लड को नोच लेंगे, निकाल लेंगे, उसको फिल्टर कर देंगे, बहा देंगे नदी में। नहीं बेटा, ऐसे तो इंसान मतलब मर ही जाएगा। हमें उसको बचा के रखना है, उसको मारना नहीं है हमें, कि अगर वो किडनी फेलियर से मरने वाला होगा 6 दिन बाद तुम उसको अभी के भी मार डालोगे, नहीं। तो उसकी बॉडी का ब्लड निकालेंगे, बॉडी के बाहर ब्लड को साफ करेंगे और फिर फिल्टर्ड ब्लड को, क्लीन ब्लड को जो है दोबारा से उसकी बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो मुश्किल से मतलब आप ये समझ लो कि हफ्ते में कम से कम जिनकी दोनों ही किडनीज फेल हो जाती हैं बेटा, तो ऐसे लोगों को हफ्ते में 2 से 3 बार तो जो है डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। और एक डायलिसिस की जो सिटिंग होती है बेटा वो 3 से 4 घंटे की होती है। मतलब अगर एक इंसान जा रहा है डायलिसिस करवाने के लिए एक बार, तो उसको 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। और हाँ, इट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर, पेनफुल होता है। ज़रा इमेजिन करो ना, तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड निकाला जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है और फिर तुम्हारी बॉडी में डाला जा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगता है कि बाप रे मैम, यानी कि 3-4 घंटे तक इंसान की बॉडी में उसका ब्लड रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा ब्लड जो है वो बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद में डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, धीरे धीरे बॉडी से ब्लड लेते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, एट द सेम टाइम वो जो साफ ब्लड है ना वो बॉडी में डालते भी जाते हैं। ये कोई बेटा वो थोड़ी ना हो रहा है, अपन जो है फ्रिज की बोतल थोड़ी ना साफ करने की, फ्रिज से बोतल निकाली, पानी खाली करा, साफ किया, पानी भरा, फिर फ्रिज में रखा, ये वो काम नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा, साफ किया जाएगा और साफ
जब हो जाएगा ब्लड तो उसको साथ ही में डाला भी जाएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी से ब्लड बाहर निकलता भी और बॉडी में ब्लड डाला भी जाता है। इसीलिए 3 से 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया होती है, ऑफ कोर्स पेनफुल तो होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। अब तुम्हारी एनसीईआरटी देखो वैसे तो चुप रहती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी बहुत ही जज्बाती हो जाती है और वो बहुत सारी बातें जो है ना बोल देती है। तो डायलिसिस के ऊपर भी एनसीईआरटी ने बात करी है और सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना बेटा डायलिसिस का, कि पेशेंट का जो ब्लड होगा वो उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, बॉडी के बाहर उसको साफ किया जाएगा और फिर जो साफ ब्लड होगा उसको दोबारा से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसका प्रोसीजर कैसे है, आ जाओ अपन वो समझते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट की जो आर्टरी होती है, पेशेंट की बॉडी की जो आर्टरी होती है बेटा, है ना, वहां से ब्लड को निकाला जाएगा, ब्लड को निकाला जाएगा। और इससे पहले कि ब्लड का कुछ और हो, उसमें ऐड कर दिया जाएगा बेटा हेपेरिन। हेपेरिन ये क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है। भाई ब्लड अगर इंसान के शरीर से बाहर आएगा तो चांसेस है कि वो क्लॉट कर जाए, कोआगुलेट कर जाए, तो ऐसा ना हो, इसीलिए पेशेंट की जो आर्टरी होती है, मेन आर्टरी जो होती है, वहाँ से ब्लड को निकाला जाएगा और इससे पहले कि वो ब्लड कहीं और आगे जाए उसमें मिला दिया जाएगा क्या, हेपेरिन, जो कि होता है एक एंटी कोआगुलेंट, जो आगे जाकर के ब्लड को क्लॉट नहीं बनाने देता, कोआगुलेट करने नहीं देता, ठीक है। अब आपका अगला सवाल होगा कि मैम चलो ठीक है, आर्टरी से ब्लड को निकाल तो लिया है, उसमें हमने हेपेरिन भी ऐड कर दिया है, बट व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ये ब्लड आगे कहाँ जाएगा। तो बेटा एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं डायलाइजर, जिसको अपन बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है क्या, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं डायलाइजर, ठीक है। ये एक मशीन होती है जिसको अपन बोलते हैं डायलाइजर। इसमें होता क्या है, इस मशीन में, अच्छा इस मशीन को बेटा अपन आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्यों पता है, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी का जो काम है ना बेटा, दोनों किडनीज का जो काम है वो यही मशीन करने वाली है, तो इसलिए पर इसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो अंदर होती है सेलोफेन की बनी ट्यूब्स, कौन से कलर से बना, चलो इस कलर से बनाते हैं। अंदर होती है बेटा सेलोफेन की ट्यूब्स, कुछ इस तरीके से, मतलब ट्यूब्स होती हैं जिनकी जो दीवार है वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से अंदर होती हैं सेलोफेन ट्यूब्स जिनकी दीवारें सेल्यूलोज की बनी होती हैं, ओके। और अरे यार इसको ना मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, रुको। सेलोफेन ट्यूब्स तो होती हैं इस मशीन के अंदर, डायलाइजर के अंदर, उसके अलावा एक फ्लूइड भी पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं फ्लूइड बनाती हूँ, फिर इसके बाद में आपसे आगे की बात करती हूँ। ये देखो ये फ्लूइड बेटा पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और इसके बारे में एनसीईआरटी ने देखो लिखा भी है एकदम अच्छे से, ये देखो दिख रहा है तुमको, ये एनसीईआरटी का बेटा डायग्राम है, ये देखो ये लिखा है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, दिस इज, नहीं यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, पड़ी होती हैं वही सेलोफेन ट्यूब्स, यहीं पर ऐसी पड़ी रहती हैं सेलोफेन ट्यूब्स जिनकी दीवारें सेल्यूलोज की बनी होती हैं, ठीक है, लाइक दिस। चलो अब बेटा पूरा खेल पता है किस चीज का होता है, पूरा खेल होता है इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का। एनसीईआरटी ने पता है इसके बारे में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। डायलाइजिंग सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो बिल्कुल हमारे प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन जैसा होता है। भाई हमारा ब्लड का जो मैट्रिक्स है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, अपन पढ़ चुके ना, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू और उसका जो मैट्रिक्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का अपन ने पूरा कॉम्पोजिशन पढ़ा है कि उसमें कितना 90 से लेकर के 92% क्या होता है, पानी होता है ना, मतलब लाइक दैट। तो ये अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और उसका जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का अपन ने पूरा कॉम्पोजिशन भी पढ़ा है कि उसमें पानी है,
ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाती हैं, है ना। और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि आयंस पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट भी बेटा प्लाज्मा में ही पाया जाएगा। तो ये अपन ने पूरा कुछ पढ़ा हुआ है। तो जो प्लाज्मा का, हमारे ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन होता है ना, एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन होता है इस डायलाइजिंग सोल्यूशन का। लेकिन एक चीज़ जो हमारे प्लाज्मा में है जो इसमें नहीं होती है, और वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। बेटा यहाँ पर जिस पेशेंट का डायलिसिस होना है ना, उसके ब्लड में क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजनस वेस्ट भरा हुआ है, जिसको बाहर निकालने के लिए इतना हम तामझाम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डायलाइजर होगा ना बेटा, इसके डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा जैसा ही होगा, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, कि सब होगा लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। पल्ले पड़ी बात। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मुझे आपको बतानी है बेटा, कि यहाँ पर ना इस डायलाइजर में दो रास्ते भी होते हैं, कुछ इस तरीके से दो रास्ते भी होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? देखो, यहाँ से ना फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन आता जाएगा, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन आता जाएगा, और यहाँ से जो यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है वो निकलता भी रहेगा। डीएस का मतलब बेटा डेफिनेट सक्सेस नहीं है यहाँ पर इसका मतलब है डायलाइजिंग सोल्यूशन। ठीक है। तो एक इनलेट आउटलेट भी होता है इस डायलाइजर में। इनलेट से आप बोल सकते हो कि फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन जाएगा, और आउटलेट से क्या होगा? यूज्ड जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है वो आता जाएगा बाहर। ठीक है। अब होता क्या है, आप ये देखना ध्यान से। पेशेंट जो था उसकी आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला गया, उसमें हेपेरिन डाल दिया गया ताकि वो ब्लड कोआगुलेट ना कर जाए। ठीक है। अब यही जो बेटा ब्लड होगा ना, वो पता है कहाँ जाएगा? वो जाएगा इस डायलाइजर के अंदर। डायलाइजर के अंदर कहाँ? तो ये जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं बेटा, ये जो सेलोफेन ट्यूब्स, मैं लिख भी देती हूँ, दीज आर सेलोफेन ट्यूब्स। ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ? जगह नहीं, चलो यहाँ लिख देती हूँ, दीज आर सेलोफेन ट्यूब्स। इनके अंदर ब्लड फ्लो होगा, इनके अंदर बेटा ऐसे 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 करके ब्लड फ्लो होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, पेशेंट की आर्टरी से हमने ब्लड को बाहर निकाला, ब्लड कहाँ आ गया? डायलाइजर में आ गया, है ना। अंदर जो सेलोफेन ट्यूब्स हैं उनमें जो है ना ब्लड बह रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा बेटा ये होने वाला है कि जब ब्लड इन सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू बहेगा, फ्लो करेगा, तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ना, वो बोलेगा कि अरे 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 अरे, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और इन ट्यूब्स के बाहर जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है भाई, उसका कॉम्पोजिशन भी तो ब्लड के प्लाज्मा जैसा है ना, बट उसमें क्या नहीं है? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट बोलेगा कि भाई ट्यूब्स के बाहर जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है वहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना पड़ेगा। तो ये जो बेटा सेलोफेन ट्यूब्स होती है ना, इनकी दीवारें सेल्यूलोज की ही बनी होती हैं, जो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे, और उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या होगा? उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ना बेटा, वो ब्लड से बाहर निकल करके आ जाएगा डायलाइजिंग सोल्यूशन में। मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत ही मतलब अब पढ़ रहे हैं इसलिए ब्यूटीफुल प्रोसेस बोल रही हूँ मैं, हालांकि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। ठीक है। और नेचुरली इसमें जो पेशेंट है वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से एग्जॉस्ट होता है। बट ये मत समझना कि अरे मैम आप डायलिसिस की तारीफ़ कर रही हो। बेटा डायलिसिस की मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मतलब तारीफ़ के काबिल है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर है ये पेशेंट की जान बचा रहा है ना। मान लो कि अगर ये तरीका इन्वेंट नहीं किया जाता, अगर ये प्रोसीजर इन्वेंट नहीं किया जाता तो क्या होता? पेशेंट मर जाते ना। ट्रांसप्लांट का ऑप्शन तो रहता, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन तक का जो समय होता है वो समय इंसान कैसे बिताता अगर ये ना होता? तो ज़रूरी तो है ये, है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? ब्लड आया, डायलाइजर के अंदर आया, जो सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं अंदर, उनके थ्रू ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब उन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है।
जब उन ट्यूब्स में बेटा ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ट्यूब्स के बाहर जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है वहाँ पर मेरा वहाँ पर मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना पड़ेगा। और इसीलिए सेलोफिन ट्यूब्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है बेटा, उसमें जो प्लाज्मा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो वहाँ से बाहर निकल करके ये सेलोफिन ट्यूब्स की जो सेलुलोज की जो वॉल्स होती है उनको क्रॉस करके वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आ जाता है, डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाता है। कि मान लो सपोज ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, और अब देखो ये कहाँ आ चुका है, ये आ चुका है डायलाइजिंग सोल्यूशन में। पहले ये वेस्ट कहाँ था, ब्लड में था, लेकिन ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आया है ना, ये ट्यूब्स की जो दीवार है उसको क्रॉस करके कहाँ आ गया, सोल्यूशन में, और यहाँ पर आकर के वो रिलैक्स कर रहा है। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे ब्लड बेटा इन सेलोफेन ट्यूब्स में बहता जाएगा, जैसे जैसे ब्लड इन सेलोफेन ट्यूब्स में बहता जाएगा वैसे वैसे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से बाहर निकल करके, ट्यूब्स से बाहर निकल करके कहाँ आता जाएगा, डायलाइजिंग सोल्यूशन में आता जाएगा। इसका मतलब क्या कि ब्लड फिल्टर ही तो हो रहा है। मेन मुद्दा क्या था कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दें, तो वही तो हो रहा है कि जैसे जैसे ब्लड देखो बहेगा इन सेलोफेन ट्यूब्स में, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से बाहर निकल करके कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि जो ब्लड है बेटा वो क्या होगा, एकदम साफ होता जाएगा। अब ब्लड जैसे ही डायलाइजर से बाहर निकलेगा बेटा तो वो ब्लड एकदम साफ हो चुका रहेगा। जब ब्लड आया था डायलाइजर के अंदर तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था, और वो ब्लड जो आप बोल सकते हो कि डायलाइजर से बाहर निकलेगा वो एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो एकदम साफ रहेगा। तो अब क्या होगा, यही जो ब्लड होगा, एक काम करूँ क्या, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि तुम इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। चलो मैं इसका कलर जो है मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। ये वो वाला ब्लड है जिसमें कि अब नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अब ये ब्लड क्या होगा बेटा, वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा। बॉडी में कहाँ डालेंगे बेटा, तो वेन में डालेंगे। वेन में निकाला कहाँ से था ब्लड, आर्टरी से, डालेंगे कहाँ, वेन में। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे क्यों, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, कोशिश करी जाती है कि ये प्रोसीजर जल्दी हो, है ना, क्योंकि जितना समय लगेगा उतनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए ब्लड को जो है आर्टरी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमको पता है कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है ना। तो इसीलिए आर्टरी से जो है ब्लड को बाहर निकाला जाएगा ताकि थोड़े प्रेशर से क्या हो, ब्लड बाहर आए। और जब ब्लड को डालने की बात होगी दोबारा से पेशेंट की बॉडी में, तो बेटा अगर अचानक से एकदम से डाल देंगे ब्लड को पेशेंट की बॉडी में तो उसके लिए भी तकलीफ वाली बात होगी है। इसलिए क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जो ब्लड है वो वेन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में वापस से डाल देते हैं। तो निकालेंगे आर्टरी से और डालेंगे कहाँ से, वेन से। और बीच में क्या होगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे ब्लड इन सेलोफेन ट्यूब्स में जो है ना फ्लो करेगा, अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो ब्लड से बाहर निकल करके ट्यूब्स की दीवार को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएगा। मतलब कि जैसे ही ये ब्लड डायलाइजर से बाहर निकलेगा बेटा ये एकदम साफ हो चुका रहेगा, यानी कि विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा, जो कि पेशेंट की बॉडी में दोबारा से डाल दिया जाएगा वेन में, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा कि ये इनलेट और आउटलेट हमने क्यों लगा के रखा था। क्योंकि देखो बेटा है क्या, आप खुद दिमाग लगाओ, सेलोफेन ट्यूब्स में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता क्यों है, डायलाइजिंग सोल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट आता क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है ना। मान लो कि अगर ये जो हमने डायलाइजिंग सोल्यूशन लगाया है, रखा है डायलाइजर में, मान लो कि अगर इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में भी जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट होता तो क्या होता, तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा ट्यूब्स के अंदर, वो बोलता कि यार मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और बाहर जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है अरे वहाँ पर भी तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है, थोड़ा बहुत ही कम है, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ। भाई चीज़ें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही तो फ्लो करती है ना बेटा। यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर क्यों आया डायलाइजिंग सोल्यूशन में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था। मान लो कि यदि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ना होता, जितना नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में है यदि उतना ही कहाँ होता, डायलाइजिंग सोल्यूशन में भी होता, कि सपोज इतना नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड में और इतना ही कहाँ है
डायलाइजिंग सोल्यूशन में भी है। तो अगर डिफरेंस नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन में बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनता, नहीं बनता तो क्या होता, ब्लड का वेस्ट बाहर निकल के आता ही नहीं। इसीलिए कोशिश यही की जाती है कि इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में कम से कम नाइट्रोजनस वेस्ट रहे, जितना कम हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन उतना कम रहे, ताकि ब्लड का नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल करके आ पाए अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसीलिए भाई ब्लड तो बहता ही रहेगा ट्यूब से, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आते ही रहेगा। इसका मतलब क्या कि डायलाइजिंग सोल्यूशन में आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजनस वेस्ट आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो इससे पहले कि डायलाइजिंग सोल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, कि फिर डिफ्यूजन ही रुक जाए, इसलिए क्या होता है बेटा, जो यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है ना, उसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। कि वो डायलाइजिंग सोल्यूशन जिसमें कि ऑलरेडी ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आ चुका है, उसको एक साइड से डायलाइजर से बाहर निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं और निकालते रहते हैं, और दूसरे साइड से जो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, बहुत कम है, उसको जो है अंदर डालते जाते हैं, ताकि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है वो स्मूथली होती जाए। अदरवाइज क्या होगा बेटा, वो रुक जाएगी, वो प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। जहाँ ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो वो प्रोसेस रुक जाएगी और फर्दर जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है, मतलब कि वो सोल्यूशन जिसमें कि ऑलरेडी नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुका है, उसको एक तरफ से अपन बाहर निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से जो फ्रेश सोल्यूशन है वो डालते भी जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से होती है बेटा डायलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, ये देखो आपकी पूरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देखो ये लाइन गई है फ्रॉम आर्टरी टू पंप। ठीक है, ब्लड कहाँ से लिया गया, देखो आर्टरी से लिया गया, ये आपकी एनसीईआरटी खुद बोल रही है बेटा, इसलिए मैंने भी आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं कि एक लाइन डाली है आर्टरी में, वहाँ से जो है ब्लड लिया गया है। ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये देखो ये पूरा डायलाइजर है, इसके अंदर देखो डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ट्यूब्स दिख रही होंगी, ट्यूबिंग मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब वो जो दीवारें होती है ना जो सेल्यूलोज की बनी होती है, भाई ये जो ट्यूब्स है बेटा, इनकी जो दीवारें हैं वो बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना, जो काम करती हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे। और इन्हीं मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है कहाँ, ब्लड से डायलाइजिंग सोल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ देखो ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन डाला जा रहा है, और यहाँ से जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है जिसमें कि यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स हैं वो सब देखो बाहर आते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो जो फ्रेश मतलब जो साफ ब्लड है वो दोबारा से वेन में डाला जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो एक काम करेंगे बेटा, अपन इसको रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आ जाओ। Kidneys are most vital organs for survival of the organisms. Though the kidneys remain active throughout the life, its efficiency gradually declines with normal aging process. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो हमारी किडनीज दोनों ही ना काफ़ी मतलब वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, बट एजिंग के साथ में क्या होता है, एफिशिएंसी दोनों किडनीज की कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इट्स एक्टिविटी डिक्लाइंस टू अबाउट 50% बाय द एज ऑफ 70 इन ह्यूमन बींग्स। की जैसे ही इंसान 70 साल का होता है बेटा, उसकी जो किडनीज की जो एफिशिएंसी है वो 50% तक कम 50% तक जो है बेटा कम हो जाती है। The other causes of decline in the normal functioning of kidneys are diseases such as kidney infection, injury या restricted blood flow to the kidneys। मतलब कि कुछ कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण जो efficiency kidneys की वो कम हो जाती है। These abnormalities result in the kidney damage and malfunctioning। और इन abnormalities के कारण क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, माल फंक्शनिंग हो जाती है। The general term for decline in the performance of the kidney due to a disease is called kidney failure. Though it is not common, ये इतना common नहीं है, it may result to death within a couple of weeks if not treated properly. Kidney failure is often due to buildup of potassium ions which causes heart failure. तो जैसा कि आपको पता होगा, जिस बच्चे ने देखो पिछला लेक्चर लगाया है जहाँ पर मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन सिखाया था, उस बच्चे को ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बेटा यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होती हैं, एक होती है क्या आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरी होती है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के टाइम पर याद करो
ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है बेटा, उस ब्लड से पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस निकल निकल करके कहाँ आते हैं, डीसीटी के अंदर आते हैं फिल्ट्रेट में। यानी कि फिर वैसे तो क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जब ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की बात आती है तो क्या होता है कि जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, उसको रियलाइज़ होता है कि अरे अभी भी कुछ तो कचरा है जो है ना अपन मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है फ्लो, उस ब्लड में से पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस निकल निकल करके कहाँ आ जाते हैं, डीसीटी के फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली बेटा जो यूरिन बनती है, उस यूरिन में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम रीअब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ाया था कि सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करा जाता है, और सेक्रीशन के टाइम पर आप बोल रहे हो कि पोटेशियम आयंस को जो है निकाला जाता है। तो हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा हमको पोटेशियम आयंस नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो जो एक्सेस पोटेशियम आयंस होंगे ना बेटा, वो कहीं ना कहीं जा करके हार्ट की फंक्शनिंग को जो है ना उंगली करेंगे और हार्ट फेलियर कॉज कर सकते हैं। जब अपन बोलते हैं ना कि एक्सेस सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, जंक फूड खाने से मना क्यों करते हैं, कोई दुश्मनी है क्या, नहीं। जंक फूड में बेटा क्या होता है ना, बहुत सारा नमक, बहुत सारे मतलब बहुत सारा सॉल्ट पड़ा होता है। तो वो जो एक्सेस सॉल्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे, आप बोल सकते हो कि बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको जा करके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, किडनी का फेलियर हो गया है, किडनी अब ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो पोटेशियम आयंस हैं बेटा, उनको ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के थ्रू फिल्ट्रेट में डाला नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब क्या, वो पोटेशियम आयंस कहाँ बने रहेंगे, वो पोटेशियम आयंस ब्लड में ही बने रहेंगे, और ब्लड में रह करके क्या करेंगे, हार्ट फेलियर कॉज करेंगे। तो जिन लोगों को बेटा किडनी की समस्या होती है, उन लोगों को स्पेशली बोला जाता है कि भैया तुम्हारी डाइट में ज़्यादा पोटेशियम आयंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी किडनी सफ़र कर रही है, किडनी का जो काम है वो सफ़र कर रहा है, माल फंक्शनिंग हो रही है किडनी में, है ना। तो पोटेशियम आयंस जो हैं वैसे भी ब्लड में ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो तुमको और पोटेशियम आयंस नहीं खाने हैं, ठीक है। Okay, next. The failure of both kidneys immediately need medical intervention. There are two alternatives of kidney failure. A matching kidney from a healthy person may be transplanted, मतलब वही transplantation. An artificial kidney machine may be employed in order to get rid of metabolic wastes from the blood and to maintain normal levels of the water and mineral ions in the body fluids. The artificial kidney functions on the same principle as the normal kidney, and the procedure is called डायलिसिस। आर्टिफिशियल बेटा किडनी जो होती है ना, वो नॉर्मल किडनी की तरह ही काम करती है, लेकिन प्रोसेस अपन क्या बोलते हैं, उसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड मेड टू फ्लो इनटू डायलिसिस मशीन। हेपारिन इज एडेड टू prevent the blood from getting clot. The blood circulates slowly through the long cellulose tubes coiled in tank filled with dialyzing solution. The cellulose membrane allows ions and very small molecules and water to diffuse through it. जो cellulose tubes जो होती हैं बेटा, है ना, उनकी जो दीवारें होती हैं, मतलब सेलोफेन ट्यूब्स जो होती हैं, जो उनकी दीवारें होती हैं, वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है ना। देखो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है बेटा डायग्राम में। इसका मतलब जब भी आपको डायलिसिस समझाने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि डायलाइजर के अंदर जो सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मतलब जो दीवारें हैं वो बनी होती सेल्यूलोज की, और वो दीवारें कैसी होती हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं, जो कि स्मॉल आयंस को, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंड वाटर को अपने थ्रू क्रॉस होने देती हैं वाया डिफ्यूजन, ठीक है। द ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये उन सेलोफेन ट्यूब्स की दीवार को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। फाइनली क्लीन्ड, अच्छा नहीं ये हो गया, are too large and do not pass through the membrane. Finally the clean blood is pumped back into the patient. लेकिन वो ये है जो छोटे बड़े जो आयंस होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है ना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो छोटे बहुत आयंस जैसे कि पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस, ये क्या होते हैं बेटा, ये सेलोफेन ट्यूब्स की दीवार को क्रॉस कर लेते हैं और आ जाते हैं कहाँ, डायलाइजिंग सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि बट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सर्टेन आयंस जैसे कि पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस, they cross the selectively permeable
membrane of tubes and come into dialyzing solution। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ट्यूब्स की, उनको क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, डायलाइजिंग सोल्यूशन में, और इस तरीके से ब्लड हो जाता है साफ, जिसको कि वापस से भेज दिया जाएगा कहाँ, पेशेंट की बॉडी में विद द हेल्प ऑफ वेन। ठीक है, तो एक टॉपिक जो है बेटा अपने इस सेशन का वो तो अपन ने पढ़ लिया है, एंड दैट इज डायलिसिस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अपन दूसरे टॉपिक पर आते हैं, एंड दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और बेटा ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इसके बारे में क्या ही बोले। एनसीईआरटी खुद एक पैराग्राफ बोल करके चुप हो जाती है, साइड में खड़ी हो जाती है कि भैया मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये टॉपिक है ही बहुत छोटा सा। इनफैक्ट अगर तुम 11th-12th में जाकर के बायोलॉजी लोगे, ये सब तुमको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा 12th में, है ना। तो 12th में भी तुम्हें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा। बेसिक चीज़ें जो तुम अभी पढ़ोगे ना, वही बेसिक चीज़ें तुम्हें 12th में भी पढ़नी होगी। ठीक है, इतना बेसिक है ये टॉपिक। देखो, यदि हम प्लांट्स की बात करें बेटा, तो जैसे कि हमारे पास होता है एक बढ़िया सा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता है। इनफैक्ट उनके पास तो कोई प्रॉपर ऑर्गन भी नहीं होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, कि आप बोलोगे नहीं ये जो ऑर्गन है ये डेडिकेटेडली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऐसा कोई भी ऑर्गन उनकी बॉडी में नहीं रहता है। ठीक है, प्लस उनकी जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन की बेटा, वो भी थोड़ी सिंपल टाइप की होती है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना ऑर्गेनिक फूड खुद ही बनाते हैं, तो जितना उनकी बॉडी में बेटा रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ही बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वो अपनी बॉडी में, मतलब कहते हैं ना कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाना, ज़्यादा बनाना ही नहीं। तो अगर ज़्यादा बनेगा नहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो वेस्ट भी नहीं होगा, है ना, उसको रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो प्लांट्स डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट of excretory products as the animals. Primarily, the plants are the producers and they synthesize all their organic food या organic matter requirements according to their demand, कि जितनी बॉडी में डिमांड होगी उतना ही बनाएंगे। Plants like a well developed excretory system like that in animals. They do not have special organs for excretion, कि हम बोले कि नहीं देखो यही है ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए काम करेगा, ऐसा कोई भी नहीं होता है। Thus excretion in plants is not so complex, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्रीशन होगा ही नहीं या कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा ही नहीं प्लांट बॉडी में, ऐसा भी नहीं होता। देखो वेस्ट तो बनता है और जिसको रिमूव भी किया जाता है ना, लेकिन प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले कुछ वेस्ट बता देती हूँ, कॉमन वेस्ट जो प्लांट बॉडी में बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्योंकि देखो एनसीईआरटी खुद ये बात बोलती है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब कि चीज़ें टूटेंगी, चीज़ें बनेंगी। कंटिन्यूसली प्लांट बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें भी बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं और वेस्ट वहाँ भी जनरेट होते हैं। तो जो मेजर वेस्ट जनरेट होते हैं जिनको कि प्लांट बॉडी ठिकाने लगा देती है बहुत ही ईजीली, है ना, और कहीं ना कहीं वो अपन पढ़ भी चुके हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जब होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है, जब होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो आप सभी को पता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज तो प्लांट का खाना है ना, उसको बनाने के लिए ही तो फोटोसिंथेसिस हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन बनती है और जो पानी बनता है वो तो एज सच आप बोल सकते हो कि प्लांट के लिए वेस्ट ही हुआ ना भाई। जैसे कि हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जो पानी बना है, वो तो हमारे लिए वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही प्लांट बॉडी में बेटा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है, वो तो काम का है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन और जो पानी बना है वो एज सच यूजफुल नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी है वो क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है ना। जो ऑक्सीजन बनी हो, जो पानी बना है, वो हमारे प्लांट्स के लिए वेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो बात तो वही है कि प्लांट सेल में जाकर के क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज, उससे क्या करना है, एनर्जी ही डिराइव करनी है।
तो एनर्जी डिराइव करने के लिए प्लांट सेल्स में भी क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसको तोड़ने से होता क्या है, एनर्जी बनती है। लेकिन एनर्जी बनने के साथ साथ क्या होता है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है ना, और पानी भी तो बनता है कि नहीं बनता है। फिर तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन बनी है वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी जो बनी है उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है बेटा, ये भी उनके लिए वेस्ट है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे वेस्ट हो गई, भाई देखो जैसे कि दिन का समय है, दिन के समय क्या हो रहा है, लाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और प्लांट के सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी हो रही है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो जाएगी क्या बेटा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, लगती है एज अ रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिड्यूस करते हैं ना, उसमें जाकर के हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है। यानी कि ये अपन को बात पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा वो एक रॉ मटेरियल होता है, राइट। तो आप बोलोगे कि मैम दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हो जाएगी क्या, हाँ होगी ना, बिल्कुल होगी। भाई मान लो कि ये एक सेल है, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है ना, यहाँ पर वेस्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पड़ोस में क्या है, ये मेसोफिल सेल है, यहाँ पर क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए क्या चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सेल क्या बोलेगा, ये मेसोफिल सेल बोलेगा कि यार देखो सेल, तुम्हारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो वो हमको दे दो। तो ये सेल बोलेगा कि हाँ ले लो, मुझे कौन सा काम है इसका, मतलब मैं तो वैसे भी क्या कर रहा हूँ, इसको अपने अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कहाँ आ जाएगी, मेसोफिल सेल में आ जाएगी और फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन बेटा सारे के सारे सेल्स एक साथ क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सारे के सारे सेल्स एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो बन रही है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाए फोटोसिंथेसिस में, ये पॉसिबल नहीं है। होगी, इस्तेमाल होगी, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी खुद ये बात बोलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो इस्तेमाल हो जाएगी एज अ रॉ मटेरियल, कहाँ, फोटोसिंथेसिस में, लेकिन पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। मतलब कि इस्तेमाल होने के बावजूद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी रहेगी जिसको कि निकालना ही पड़ेगा प्लांट बॉडी से, ठीक है। और रात के टाइम पर तो बेटा मेजर जो वेस्ट है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रात के टाइम पर तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उसको फिर कोई और रहता नहीं है रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। मतलब रात के टाइम पर जो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें जो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एब्सोल्यूट वेस्ट होगी, उसको तो प्लांट बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, मैम फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो ऑक्सीजन बन रही है। तो मैम ये जो ऑक्सीजन बन रही है क्या ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती? बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, और पायरुवेट को फर्दर तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है ना। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी फोटोसिंथेसिस में दिन के समय, क्या वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जितनी ऑक्सीजन बन रही है सेलुलर रेस्पिरेशन, जितनी ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, पूरी की पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। चलो थोड़ी बहुत हो भी जाएगी इस्तेमाल, लेकिन जो बाकी बची होगी बेटा ऑक्सीजन, वो तो वेस्ट ही है ना प्लांट के लिए, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि मैम जो यहाँ पर बन रही है ऑक्सीजन वो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है, जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। होगा इस्तेमाल, लेकिन पूरी की पूरी गैस इस्तेमाल हो जाए एक बार में वो पॉसिबल नहीं है। और रात के टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तब तो वो पूरी की पूरी वेस्ट है बेटा, उसको तो पूरा का पूरा बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन प्लांट बॉडी के बाहर कैसे जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट बॉडी के बाहर कैसे जाती है? अब ये मत बोलना कि मैम हमको नहीं पता। अरे बेटा गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन प्लांट बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स? स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं, और उन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू क्या होता है,
प्लांट बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है, प्लांट बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा वो भी तो बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है। तो यहाँ पर लिखो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इनका रिमूवल होगा फ्रॉम प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा के ही थ्रू ये दोनों गैसेस प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। तो ये क्या हुआ बेटा, एक्सक्रीशन ही तो हुआ ना भाई। ये ग्लूकोज का मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है बेटा, है ना, प्लांट सेल्स के अंदर, ये सब क्या है, ये एक तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही तो हो रही हैं कि चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं यहाँ पर, है ना। तो एक तरीके से क्या आ रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही तो चल रही है प्लांट सेल्स के अंदर। और जो वेस्ट बन रहा है वो क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट के ही रिमूवल को अपन क्या बोलते हैं बॉडी से, एक्सक्रीशन बोलते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटा, तो चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं, बोले तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट सेल्स के अंदर चल रही हैं। और उन रिएक्शंस में जो वेस्ट पैदा हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इनका जो रिमूवल हो रहा है बॉडी से उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो कुछ इस तरीके से जब स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकले या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि प्लांट्स में हो रहा है एक्सक्रीशन। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, ठीक है, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होता है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बेटा वो बिल्कुल ही यूजलेस होती है, ठीक है। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, जो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो सेल्स में जो पैदा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, या आप बोल सकते हो कि बिल्कुल यूजलेस है। तो रात के टाइम पर इसीलिए अपन मना करते हैं ना कि रात के टाइम पर पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पर सिर्फ हो रही होती सेलुलर रेस्पिरेशन, और उस समय क्या हो रहा है, स्टोमेटा से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकल रही होती है, ऑक्सीजन नहीं आती है। हाँ, दिन के टाइम पर ऑक्सीजन भी आती है ना। तो इनका रिमूवल हो रहा है प्लांट बॉडी से, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। और कैसे होता है रिमूवल, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमको पता है कि स्टोमेटा के थ्रू एक और चीज़ होती है, क्या, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। इनफैक्ट मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि प्लांट बॉडी में, ठीक है, प्लांट बॉडी में जो देखो जो रूट्स होती है ना, उनका काम क्या होता है, लगातार मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब करते रहना। लेकिन प्लांट इतने जोरदार होते हैं कि जितना भी पानी उनकी बॉडी में आता है उसका केवल 1 से 2% वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो पानी होता है, मतलब 99 to 98% तक पानी जो उनकी बॉडी में रहता है, वो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मतलब यही हुआ कि तुमने क्या बोलते हैं, बाल्टी तुमने पूरी भरी, ठीक है, और उसमें से तुम्हारा इस्तेमाल हुआ केवल 1 मग्गा। मतलब तुमने बाल्टी इतनी बड़ी भरी और उसमें से इस्तेमाल केवल इतना सा पानी हुआ। तो प्लांट्स का भी बेटा यही उनका खेल है कि इतना सारा पानी अब्जॉर्ब करेंगे मिट्टी से, लेकिन उसका केवल 1 से 2% जो ना वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, उड़ा देंगे वेपर्स के फॉर्म में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो बेटा लीव्स के सरफेस पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, उन स्टोमेटा से क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है प्लांट बॉडी से वो वेपर्स के फॉर्म में निकलता है कि नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से एक्सक्रीशन का हिस्सा। पल्ले पड़ी बात कि प्लांट बॉडी में, भाई तुम इंसानों से लगाओ ना उसका अंदाज़ा कि हम भी जब यूरिन पास करते हैं तो वो यूरिन क्या होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो ठीक है, साथ साथ पानी भी तो होता है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहे हैं, बल्कि अपन देख चुके हैं यूरिन का कॉम्पोजिशन कि 95% तो क्या होता है यूरिन में, पानी ही होता है। रिमेनिंग 5% आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो, एक्सेस आयंस वगैरह रहते हैं, राइट। तो पानी तो होगा ही होगा। तो प्लांट बॉडी में भी जो एक्सेस वाटर होता है, प्लांट बॉडी में भी जो एक्सेस वाटर होता है बेटा, वो क्या है, उनके लिए वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। और वो मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो भी क्या है, एक तरीके से एक्सक्रीशन के ही अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो एक्सेस वाटर है प्लांट बॉडी में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
तो एक्सेस वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप बोल सकते हो कि मेजर वेस्ट होते हैं प्लांट बॉडी में। और इनका एलिमिनेशन कैसे होता है, कैसे ये बाहर निकलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मेन तो यही है स्टोमेटा, इनके ही थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे प्लांट बॉडी, और इन्हीं के थ्रू जो एक्सेस पानी है प्लांट बॉडी में वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यानी कि ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज बेटा इनके ही थ्रू होता है। तो पानी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये मेजर वेस्ट हो गए, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी बेटा वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो आप बोल सकते हो कि प्लांट बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि रबर आपने सुनी होगी, रबर, भाई जो रबर बनती है ना वो कैसे बनती है, एक सब्सटेंस होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं लेटेक्स। मैं पिक्चर दिखाती हूँ उसकी आपको, देखो कुछ ऐसा दिखता है वो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ऐसे ना, जो तना होता है पेड़ का उसमें से कट लगाए जाते हैं, ठीक है। और जब कट लगाते हैं तो यहाँ से एक वाइट लिक्विड टाइप का जो है देखो ऐसे निकलना शुरू होता है, और इसी वाइट लिक्विड को ऐसे कंटेनर में स्टोर करते जाते हैं। ये जो वाइट लिक्विड निकल रहा है बेटा कट मार मार के, इसको अपन बोलते हैं लेटेक्स, और इसी लेटेक्स से जा कर के आप बोल सकते हो कि रबर बनती है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये प्लांट गम है, गोंद आपने सुनी होगी ना, गोंद, तो वो गोंद बेटा प्लांट का क्या है, एक वेस्ट है। मतलब हम प्लांट का हर जो है उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट के हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, लीव्स सब कुछ इस्तेमाल करते हैं अपन, बल्कि उनका जो वेस्ट है, अब बताओ लेटेक्स जो है, कभी सोचा था किसी ने कि ये रबर प्लांट है, इसके जो है ना स्टेम पर, इसके ट्रंक पर ऐसे कट लगाएंगे तो ये लेटेक्स निकलेगा, इसकी रबर बनेगी, कभी सोचा था किसी ने? पर ऐसा होता है। ये गम है बेटा, है ना, ये दिख रहा है आपको येलो येलो सा, मतलब पेड़ की जो छाल है, बार्क जो है, उससे देखो ऐसे बाहर निकल करके आ रहा है, ऐसा पीला पीला सा चिपचिपा सा, इसको अपन क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। ये प्लांट गम है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होता है। ये देखो, ये प्लांट रेजिन है, ये दिख रही है, ये पूरा आपको ट्रंक दिख रहा होगा पेड़ का, और ये दिख रहा है आपको ये रेजिन, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो असेंशियल ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स, ये कुछ और आप बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बट उनके लिए वो वेस्ट होते हैं। हमारे लिए यूज़फुल है, हम इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, लेटेक्स का, असेंशियल ऑयल का, ठीक है, रेजिन्स का, गम्स का, हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन प्लांट बॉडी में बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं और वेस्ट होते हैं ये। तो इन वेस्ट को भी बाहर निकालने के लिए पता है क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बड़े मतलब चतुर टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट के वो वाले ऑर्गन्स, या आप बोल सकते हो कि वो वाले पार्ट्स जो इवेंचुअली झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं। जैसे कि एक टाइम पर ना मैं बहुत उदास होती थी, जैसे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ की पत्तियां पीली हुई, ठीक है, तो मैं बहुत, जब मैं छोटी थी मतलब, तब मैं बहुत उदास हो जाती थी कि अरे यार ये जो प्लांट है ये वैसे तो पूरा हेल्दी है ना, इसमें पानी भी डल रहा है, खाद भी हो रही है, सब हो रही है, लेकिन इसकी 2 पत्तियां पीली क्यों हो गई। बट इसके बाद में फिर मुझे मेरे पापा ने समझाया कि बेटा अगर प्लांट की कुछ पत्तियां, मतलब ओवरऑल अगर तुमको प्लांट हेल्दी दिख रहा है, और अगर तुमको उसकी 1-2 पत्तियां पीली दिख रही हैं और लग रहा है कि बिल्कुल गिरने वाली हैं, तो इसमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीका होता है प्लांट का अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का। कैसा? तो प्लांट को ये पता होता है कि जो पुरानी पत्तियां हैं, जो ओल्ड लीव्स हैं, उनको इवेंचुअली झड़ना ही है, गिरना ही। बेटा हर एक चीज़ की लाइफ स्पैन होती है ना, उतना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो चीज़ ऑफ हो जाती है ना। तो पेड़ को पता होता है, पौधे को पता होता है कि इवेंचुअली जो बूढ़ी पत्तियां हैं, ओल्ड लीव्स जो हैं, उनको झड़ करके गिरना ही है, ठीक है, उनको शेड ऑफ, उनको फॉल ऑफ होना ही है। तो प्लांट ये सोचता है कि यार ये जो बूढ़ी पुरानी पत्तियां हैं, क्यों ना इनके अंदर हम अपना कुछ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट डाल दें, स्टोर कर दें। मतलब समझ लो कि मेरे घर के आगे एक क्या बोलेंगे, एक डस्टबिन रखा हुआ है, और मुझे पता है कि इवेंचुअली ये जो डस्टबिन है इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उठा करके ले ही जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, जितना भी मेरे घर का कूड़ा कचरा होगा ना, मैं सब कुछ उस डस्टबिन में जा करके डाल दूंगी, कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आएंगे इस डस्टबिन को उठा करके ले जाएंगे। तो वैसे ही प्लांट का ये होता है कि यार जो लीव्स हैं उनको अल्टीमेटली गिरना ही है, जो छाल है पेड़ की, बार्क जिसको अपन बोलते हैं, उसको भी गिरना ही है, झड़ना ही है।
तो क्यों ना ऐसे प्लांट पार्ट्स जिनको अल्टीमेटली गिरना ही है, झड़ना ही है, उनमें जाकर के वेस्ट स्टोर कर दिया जाए कि जब वो फिर गिरेंगे, झड़ेंगे तो उसके साथ क्या होगा, जो वेस्ट है वो भी झड़ जाएगा और गिर जाएगा। जैसे ओल्ड लीव्स हैं, उनके सेल्स में ना, जो ओल्ड लीव्स हैं बेटा, उनके सेल्स में यदि जाकर के प्लांट क्या करे, अपना वेस्ट स्टोर कर दे, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो बूढ़ी पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी, तो उनके सेल्स में जो गंदगी स्टोर करी होगी वो भी क्या होगा, प्लांट से रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। पेड़ की छाल है, वहां पर अगर कोई बार्क जो है बेसिकली, वहां पर अगर कोई गंदगी स्टोर करी जा रही है, अब आप बोलोगे मैम पेड़ की बार्क किसकी बनी होती है, वहां पर कैसे स्टोर होगा, तो बेटा वो सब आपको 11th में समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जिसकी ओल्ड लीव्स हैं उनके सेल्स में स्टोर कर दिया जाएगा वेस्ट, और जब वो ओल्ड लीव्स झड़ेंगी तो वेस्ट भी जो है प्लांट बॉडी से हट जाएगा। जो बार्क है ट्री का जो छाल होता है उसमें भी जो ना कुछ कुछ वेस्ट स्टोर करते हैं, तो जब बार्क झड़ेगी तो वेस्ट भी देखो ऐसे बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा आप बोल सकते हो कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, रूट्स में भी प्लांट्स क्या करते हैं, अपना कुछ कुछ वेस्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। आज इसको भी अपन पढ़ लेते हैं फटाफट से। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Metabolism in plants also generate organic byproducts. These wastes are stored in different forms in different parts. जैसे कि gums, oils, resins, etc. are some waste products stored in the plant parts like bark, stem, old leaves, etc. Eventually ये जो plant parts होते हैं ये झड़ जाते हैं, तो जो इनके अंदर waste store होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मुझे दो बातें आपको और बतानी है। पहली बात तो बेटा ये, मतलब डायग्राम से बताती हूँ तो आपके लिए समझना आसान होगा। स्टोमेटा के थ्रू आप बोल सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज तो होता ही होता है, साथ ही साथ बेटा ये ना यहाँ पर पेड़ के जो स्टेम होते हैं, ट्रीज के जो स्टेम होते हैं, जो उनका ट्रंक होता है, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कभी अगर आपने नोटिस किया हो, आप जाना अपने आज किसी घर के आसपास कोई पेड़ लगा होगा, उसके स्टेम, उसके ट्रंक में जाकर के देखना, कुछ इस तरीके के ऐसे स्लिट देखने को मिलते हैं, ऐसे स्लिट देखने को मिलते हैं। इन स्लिट्स को बेटा अपन पता है क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं, लेंटिसेल्स। और इन लेंटिसेल्स के थ्रू भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब स्टोमेटा के थ्रू तो होता ही, ये सबको पता है, लेकिन लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है ना। जो पेड़ होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उनमें आपको ऐसे स्लिट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, और देख लो ये ऐसे स्लिट देखने को मिलते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं बेटा लेंटिसेल्स, और इनके थ्रू भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके अलावा एक और प्रोसेस होती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं गटेशन। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको। गटेशन, गटेशन में क्या होता है, प्लांट की जो लीव्स में जो मार्जिन होती है, देखो अगर हम बात करेंगे स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, अरे क्या हुआ भाई, ओरे 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 ओरे, एक मिनट बच्चों, हाँ, प्लांट में जो स्टोमेटा है वो कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स के सरफेस पर पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि सपोज ये लीफ है और ये इसका सरफेस है, तो सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाएंगे, है ना। मैं यहाँ पर सरफेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीफ की मार्जिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। लीफ की जो मार्जिन है, जैसे कि देखो ये सपोज ये हाथ नहीं है मेरा, ये लीफ है, ये पत्ती है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर स्टोमेटा होंगे, लेकिन मैं सरफेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बेटा लीफ की मार्जिन की। तो मार्जिन पर भी कोई पोर्स होते हैं और उन पोर्स को अपन बोलते हैं हाइडाथोड्स। क्या बोलते हैं, हाइडाथोड्स। तो इन हाइडाथोड्स के थ्रू क्या होता है बेटा, प्लांट बॉडी का जो पानी है वो बाहर निकलता है। तो आप बोलोगे कि मैम स्टोमेटा से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है और जो हाइडाथोड्स है मार्जिन पर उनसे भी जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है, नहीं। स्टोमेटा से जो प्लांट बॉडी का पानी बाहर निकलता है दैट इज ट्रांसपिरेशन, और हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स का मतलब क्या है बेटा, पोर्स जो लीफ के मार्जिन पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिन पे जो पोर्स पाए जा रहे हैं लीफ की, जिनको अपन हाइडाथोड्स कहते हैं, उनसे जो पानी बाहर निकल रहा है प्लांट बॉडी का, दैट इज गटेशन। तो आप बोलोगे कि मैम फ़र्क क्या है, फ़र्क ये बेटा कि ट्रांसपिरेशन में
स्टोमेटा के थ्रू जो पानी निकलता है वो वेपर्स के फॉर्म में निकलता है, लेकिन गटेशन में क्या होता है, गटेशन में जो पानी प्लांट बॉडी का बाहर निकल रहा है वो ड्रॉपलेट के थ्रू निकलता है। कभी अगर आप यूजुअली जो गटेशन है बेटा वो रात के समय पर होता है, ठीक है, तो कभी आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके देखोगे, है ना, एकदम सुबह सुबह उठ करके देखोगे तो आपको लीफ की मार्जिन पर, सरफेस पे नहीं, लीफ की मार्जिन पर कुछ इस तरीके से, देखो कितनी सुंदर पिक्चर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, लीफ की मार्जिन पर आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, दिख रहे हैं ये, बिल्कुल आपको लीफ के मार्जिन पर कुछ इस तरीके से देखो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ये हुई है गटेशन की प्रक्रिया, ये ट्रांसपिरेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू पानी वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है, लेकिन ये है गटेशन। यहाँ पर लीफ की मार्जिन पर जो पोर्स है जिनको अपन हाइड्रोथोर्स बोलते हैं, वहां से पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में देखो बाहर निकल रहा है, दैट इज गटेशन। तो गटेशन के थ्रू भी क्या होता है बेटा, प्लांट अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब इसको आ जाओ अपन पूरा रीड कर लेते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक। हाँ, प्लांट्स डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन, ये सब तो हो गया था, है ना। Okay, the cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reactions produce a lot of excretory products in plants. Carbon dioxide, excess water produced during respiration and oxygen produced during photosynthesis and nitrogenous compounds produced during protein metabolism are the major excretory products in plants. At night, when no photosynthesis occurring, carbon dioxide क्या है, major waste है excretion के लिए. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen जो है release होती है ज़्यादा कहाँ, दिन के समय पर. Excretion of gaseous waste in plants takes place through stomatal pores on leaves. In hard woody stems, जो पेड़ होते हैं बेटा, जिनकी जो तने हैं वो एकदम woody हो जाते हैं, उनमें जो है lenticels भी होते हैं in place of stomata through which gaseous exchange takes place. Excess of water is excreted from the plant body through the stomatal pores and from the lenticels of the stem. The process of elimination of the water is called transpiration. ठीक है, ये सब तो अपन ने पढ़ ही लिया। तो इतना होता है बेटा क्या प्लांट्स के बारे में। अब अपन कुछ दूसरे जानवरों की भी बात, देखो एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स की अपन ने बात कर ली, प्लांट्स की हमने बात कर ली, अब कुछ दूसरे जानवर हैं उनमें कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, वो भी जरा अपन देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स यूजुअली हैव डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रू विच दे एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाटर। द प्रोटोजोआंस जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है बेटा, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या करते हैं भाई, ले लेकर के उनकी बॉडी में एक ही सेल है, तो वो एक सेल क्या करेगा, जो एक्सेस वाटर होगा, जो भी मतलब वेस्ट होगा, वो सिंपल डिफ्यूजन से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सराउंडिंग वाटर। Some excretion and osmoregulation also occurs by the way of contractile vacuole, जैसे कि उसमें होता है पैरामीशियम में. The higher animals develop various tubular structures as their excretory organs. In earthworm, the excretion and osmoregulation occurs through tubular structures constituting nephridia. मतलब कि दो आपको लोअर एनिमल्स की जानकारी दी गई है, प्रोटोजोअन्स की आपको जानकारी दी गई है कि इनमें जो है एक्सक्रीशन कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवॉर्म के बारे में आपको बताया गया है कि इनमें कैसे होगा एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया के थ्रू। तुम तो मेन वर्ड्स पकड़ो, की वर्ड्स पकड़ो। प्रोटोजोअन्स में कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से। अर्थवॉर्म में कैसे होगा, नेफ्रीडिया से। ये छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, इन सब में कैसे होता है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। द मलस्क एंड वर्टिब्रेट्स के पास क्या जाती है बेटा, किडनीज आ जाती हैं, है ना। हमारे पास तो बढ़िया से सिस्टम ही होता है। तो कुछ इस तरीके से अपन ने ये चीज़ समझ ली है। ओके, अब एक फाइनल रीडिंग कर लेते हैं अपन एनसीईआरटी की, बाकी तो सब कुछ अपन ने पढ़ ही लिया है इस टॉपिक के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous waste which need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. देखो एनसीईआरटी ने भी बोला है कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर यूज वेरियड स्ट्रेटजीज टू दिस। Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. देखो अभी 2 मिनट पहले
अपन ने सेम यही सेंटेंस पढ़ा था कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल डिविजन के थ्रू जो वेस्ट है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, कहाँ, सराउंडिंग वाटर में। तो एनसीईआरटी भी एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रही है। फिर इसके बाद में कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे पास सिस्टम होता है जिसमें कि 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज कहाँ जाती हैं, ब्लैडर में थ्रू यूरेटर्स, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज टू द यूरेथ्रा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup shaped end of a tube that collects and filters urine. Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together. अब देखो एनसीईआरटी बताती तो है सब कुछ लेकिन नाम नहीं देती। जैसे कि यहाँ पर जो बोले ना थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर, मतलब कि गुच्छा, यहाँ पर बात हो रही है ग्लोमरुलस की, लेकिन एनसीईआरटी नहीं बोलेगी। एनसीईआरटी क्या करेगी, एनसीईआरटी डायग्राम में लिख देगी ग्लोमरुलस, लेकिन लिखा नहीं है कंटेंट में। तो कौन लिखेगा, तुम लिखोगे, कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो बेटा थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज का जो क्लस्टर की बात हो रही है वो और कुछ नहीं बेटा ग्लोमरुलस है। और यही ग्लोमरुलस देखो कप शेप्ड ट्यूब में या स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, मतलब डायग्राम में दिया लेकिन यहाँ नहीं लिखेगी। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed. ठीक है, as the urine flows along the tube, the amount of the water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of the dissolved waste is there to be excreted. ये सवाल बेटा पहले भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में और अभी भी आ सकता है कि कितनी यूरिन या कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना एक्सेस वाटर है तुम्हारी बॉडी में। जैसे कि कभी कभी तुम्हें भूत सवार होता है कि अरे हमें तो ग्लोइंग स्किन चाहिए है, तो तुम क्या करोगे, ढेर सारा पानी पी जाओगे एक ही दिन में, है ना। तो उस दिन तुम्हारी किडनीज बोलेंगे कि अरे ये इंसान पागल है क्या, वैसे तो दिन भर में 4 से 5 ग्लास पानी पिएगा, आज जो है 12 ग्लास पी करके बैठा है, मतलब कि उस दिन तुम्हारे बॉडी में पानी ज़्यादा होगा। तो पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिन उस दिन तुम्हें ज़्यादा होगी, है ना, और डाइल्यूटेड रहेगी। तुम देखोगे कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद एकदम पीली पीली सी जो है ना यूरिन पास कर रहे हो तुम, क्यों, क्योंकि उस समय तुम्हारी बॉडी में पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी को बाहर निकालना है, उसलिए पानी का जो अब्जॉर्प्शन है वो, मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। जिस दिन तुम्हारी बॉडी में पानी कम होगा तो तुम्हारी किडनीज फिर परेशान हो जाएंगी कि ये इंसान पागल है, बिल्कुल ही पागल है, कि कभी 12 ग्लास पानी पिएगा, कभी केवल 2 ही ग्लास पानी पिएगा, मतलब कि उस दिन तुम्हारी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस दिन जो तुम्हारी यूरिन होगी बेटा एकदम पीली पीली होगी, बहुत ही थोड़ी सी होगी। क्यों, क्योंकि उस दिन तुम्हारी बॉडी में पानी कम है तो पानी को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। तो कितना पानी एक्सेस है तुम्हारी बॉडी पे, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पानी जो है ना रीअब्सॉर्ब होगा। उसके अलावा कितना वेस्ट डिजॉल्व, मतलब कितना डिजॉल्व वेस्ट है जिसको कि बाहर निकालना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। कि अगर वेस्ट ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा, अगर वेस्ट कम है तो उसको निकालने के लिए कम पानी से भी काम चल जाएगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, जिसको अपन बोलते हैं यूरेटर, और वहाँ से कहाँ जाती है, फिर ब्लैडर में जाती है। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। The bladder is a muscular, so it is under the nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate, और हम कंट्रोल भी कर पाते हैं। ठीक है, ये पूरा बेटा डायलिसिस का देखो बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल किडनी, जिसको कि अपन हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स, ये सब तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना। आर्टिफिशियल kidneys contain a large number of tubes with a semi-permeable lining suspended in the tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes. During this passage, waste products from the blood pass into dialysing solution by diffusion. कि जैसे ही ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जाएगा तो ब्लड में जो वेस्ट होगा ना
वो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा. द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. तो यहाँ पर कोई reabsorption तो नहीं होने वाला. Normally in a healthy adult, the initial filtrate kidneys is about 180 liters per day. ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि जो filtrate बनता है वो कितना बनता है, एक दिन में 180 लीटर बनता है, लेकिन जो अपन यूरिन निकालते हैं वो मात्र 1 से 1.5 लीटर की होती है. मतलब कि 180 में से केवल 1 या 1.5 लीटर यूरिन बनती है, बाकी सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाता है. एंड ओनली 1 और 2 लीटर्स अ डे हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. ठीक है. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के लिए क्या बोलती है एनसीईआरटी? प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन than those of animals. Oxygen itself can be thought as a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. For other waste, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells. Plants को ये पता होता है कि अधिकतर उनके जो tissues हैं उनमें क्या है, dead cells हैं, and they can even lose some parts such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resins and gums, especially in the old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil surrounding them. ठीक है. So that's all. आज के सेशन के लिए इतना ही. और इस सेशन के साथ बेटा फाइनली हमने ये चैप्टर भी आज फिनिश कर लिया है. बहुत दिन से आपको इंतजार था कि मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो आज के दिन ये चैप्टर फाइनली खत्म हुआ है. मतलब कि इसके जो टॉपिक्स हैं वो हमने फाइनली खत्म कर लिए. अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशंस में. अगले सेशंस में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में. टॉपिक आज खत्म हो गए हैं. तो अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.